गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज़ मुकेश सर स्टैंडिंग बिफोर यू। और आज मैं एक नए चैप्टर के साथ आया हूँ, दैट इज़ सेंटेंस। इस चैनल पे लगभग आपको हर वो टॉपिक करवाई जाएगी जो आप डिफ़िकल्टी फील करते हैं। प्लस में अगर आप कोई भी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो या देने वाले हो तो ये चैनल पे आने वाली हर वो वीडियो आपको मदद पहुंचाएगी। आज हम लोग क्या सीखेंगे? सेंटेंस की। सेंटेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कहाँ पे आप इस चीज़ का यूज़ ज़्यादा देखेंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में, वॉइस में, नरेशन में, और टेंस का जब आप क्वेश्चन टैकल करेंगे तो आप इन सबों में सेंटेंस की अच्छी नॉलेज हुए बिना या आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मैं इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊँगा या नहीं। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं और किस वे में हमें इसे सोल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और वो भी बेहतरीन ढंग से। और इतना मैं आपको बता दूं कि जिस मेथड से मैं आपको बता दूंगा, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आएंगे, 100% अपना आप देकर आएंगे और बना कर आएंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। सबसे पहले जानेंगे कि सेंटेंस होती क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? जनरली हर बच्चा सेंटेंस से रूबरू होता है, जानता है कि सेंटेंस होता क्या है। हिंदी में अगर इसकी बात की जाए तो हिंदी में लिखी जाती है वाक्य। और whenever we write any sentences, कभी भी कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, then we will give या see 3 signs. First of all is sign of full stop, second one is sign of interrogation and third one is sign of exclamation. ये 3 साइन आप हर एक सेंटेंस में देखेंगे जो जिस तरीके का होगा। जैसे अगर मैं लिखूं राम गोज टू पटना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने फुल स्टॉप दिया। अगर मैं लिखूं वेयर डज राम लिव, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन का दिया, राइट। थर्ड वन इज व्हाट अ पिक्चर, क्या पिक्चर है, तो हमने यहाँ पे कौन सा साइन दिया? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का। तो आप देखेंगे कि 3 सेंटेंसेस हमने लिखा, 3 साइन का यूज़ किया। तो उसी तरीके से जब कभी भी कोई भी सेंटेंसेस लिखेंगे तो आप इन साइनों को देख करके भली भांति आप समझ सकते हैं कि हर जगह आप यूज़ करते होंगे। सबसे पहले डिफिनीशन जानेंगे, सेंटेंस होती क्या है। सेंटेंस इज अ properly arranged group of words that gives या contains a complete sense in itself, right? जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट अ ह्यूज स्नेक, और मैं बोलूं व्हाट ह्यूज अ स्नेक, आप मुझे बताएंगे कि ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिखा, जो कौन सा सही है, विच वन इज़ राइट, फर्स्ट वन और सेकेंड वन कौन सा? ऑब्वियसली सेकेंड वन, दूसरा वाला सही है। क्यों? यहाँ पे हमने
किसका यूज़ किया है, वॉट का, और साइन क्या लगाया है, एक्सक्लामेशन का। तो जनरली वॉट के बाद क्या लिखी जाती है, एडजेक्टिव को। तो सर यहाँ एडजेक्टिव लिखी हुई है, वेरी गुड। क्या यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, नहीं आया। तो क्या मैं इसे गलत बोल दूँ, एडजेक्टिव यहाँ आया, नहीं। जनरली हम जब आगे बढ़ जाएंगे तो जानेंगे कि एक चैप्टर आता है आर्टिकल का, उस आर्टिकल में हम लोग ये जानेंगे कि जब कभी भी हम ए एन का यूज़ करते हैं तो जनरली देखते हैं कि इनके बाद नाउन होना चाहिए, वो भी काउंटेबल नाउन। तो सर यहाँ पे तो काउंटेबल है ही, ये सही होनी चाहिए। सर इसके बाद नहीं है तो गलत होनी चाहिए, लेकिन नहीं। जनरली जब कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि उसके बाद काउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो इसी आर्टिकल को हम खिसका करके उस एडजेक्टिव के पहले कर देंगे, तब वो जा कर के वो सेंटेंस सही होगी, अदरवाइज सही नहीं होगी। नाउ वी विल नो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की कौन कौन से भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, इट हैज़ टू पार्ट्स। कौन कौन सा, सेंटेंस का एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होती क्या है, दैट बर्ड्स या ग्रुप ऑफ बर्ड्स that come before verb is called a subject। जैसे मैं अगर यहाँ लिखूं एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। Here is the verb and before verb it will be called subject। ये होती है सब्जेक्ट। Now we will know predicate। जैसे helping others in the time of need is a good habit। सर here is the verb, verb तो यही है। तो verb के पहले आने वाले जितने सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक ये सारे क्या बन जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेयर कम्स राम। यहाँ ये सब्जेक्ट है। आप पूछेंगे सर आपने बोला कि वर्ब के पहले आने वाली चीज़ें बनती है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये कैसे बन रहा है, ये एक अलग कंडीशन में। जैसे अंडर द टेबल इज सिटिंग अ कैट। यहाँ पे अ कैट इज अ सब्जेक्ट और ये इज सिटिंग वर्ब। तो आप ये भी फिर उसी तरीके से हो गई बात कि वर्ब के पहले तो आया ही नहीं, वर्ब के पहले आने वाला ये सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन क्या ये हुआ, नहीं हुआ। ये दोनों सेंटेंसेस अलग ही कंडीशन में बनते हैं। ये चीज़ें हम जानेंगे एडवर्ब में कि कैसे ये चीज़ें होती है, लेकिन सब्जेक्ट यही होगा, यहाँ भी ये सब्जेक्ट होगा, राइट। ये दोनों एग्जांपल्स लिख लीजिए।
Now we will know the definition of predicate. That group of birds which says something about subject is called predicate, right? Rehan told me that he was suffering from fever, right? हमने क्या बोला? That group of words which says something about subject is called predicate. यहाँ पे ये this is हमारा, this is our subject, this is our verb. So verb से यहाँ तक ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? Predicate. This is subject and these all are called predicate. एक नोट लिखेंगे, एक प्रेडिकेट में एक ही वर्ब होती है। जैसे मैं बोलूं राम says to me that he will become an engineer. Here is the subject, this is predicate. Here is the subject and this is predicate. अब हम लोग जानेंगे कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे छाटेंगे। हाउ टू फाइंड आउट a subject and predicate in the sentence, right? But if in a sentence, अगर वाक्य में ये सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे या दिखते हैं तो आप मान कर चलेंगे कि उस सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक प्रेडिकेट होंगे। जैसे ईदर और, नीदर नॉर, not only, but also, as well as, see the next word, but,
और एज एंड देन। सबो एक से अधिक प्रेडिकेट को देखेंगे, जैसे राम इज टॉलर देन श्याम। हेयर इज द वर्ड देन। कैसे लिखेंगे इसे? इसे सजाना होगा। कैसे सजाएंगे? देखिए, इसे इस तरीके से स्पेल्ड करना होगा, राम इज टॉलर, श्याम इज, देन श्याम इज। राइट? इस तरीके से हम स्पेल्ड करेंगे। लेकिन हेयर इज द सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट। हेयर इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट। मतलब क्या कि जब कभी भी ये सारे वर्ड जितने मैंने लिखा है, इन सारे वर्ड्स के बाद जनरली एक से ज़्यादा प्रेडिकेट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि राम, एक एग्जाम्पल है, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। कैसे हम लोग इसे स्पेल्ड करेंगे? राम इज पुअर। दूसरा कैसे करेंगे? बट ही इज ऑनेस्ट। हेयर इज दिस सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट। हेयर इज दिस सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट। और ये दोनों एग्जाम्पल में आपने क्या देखा? एक जगह एंड, एक जगह देन आया और एक जगह बट आया। और वहाँ हमने दो सब्जेक्ट, जनरली यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है लेकिन प्रेडिकेट दो देखने को मिले, तो दो सब्जेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यकीनन आपको प्रेडिकेट दो ही, एक से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। राइट? गोइंग आउट फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर इज गुड फॉर हेल्थ। गुड फॉर हेल्थ। हेयर इज द वर्ब, और यहां से सारा का सारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। और इसके पहले पूरा का पूरा सब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नोट, अगर सेंटेंस में ये सारे शब्द आपको दिखे, जैसे कौन कौन? नेवर, सेल्डम, रेयरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, barely, etc. लगभग ये सारे वर्ड्स एडवर्ब हैं। अगर एडवर्ब आपको कभी भी सेंटेंस के बीच में दिखे, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, तो ये सारे सेंटेंस भी प्रेडिकेट में ही ऐड होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आई नेवर go to Patna when it rains। या फिर इसे इस तरीके से देखें, नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई नेवर टेल अ लाई। नॉर्मल सेंटेंस। तो जनरली हम वर्ब से उठाते थे प्रेडिकेट बनाने के लिए, तो क्या यहाँ से कहना सही होगा प्रेडिकेट?
नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये जो हमारे एडवर्ब यहाँ आया हुआ है इसे भी हम ऐड कर देंगे प्रेडिकेट में ही, तो यहाँ से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। रहीम ऑलवेज कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट या फुटबॉल। यहाँ दिस इज सब्जेक्ट एंड ऑल आर प्रेडिकेट, राइट।